नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त कानूनी लड़ाई को डिकोड करने वाले हैं जो एक आम नागरिक और एक विशाल सरकारी सिस्टम के बीच जमीन अधिग्रहण को लेकर लड़ी गई। ये बिल्कुल किसी डेविड वर्सेस गुलायत वाली स्टोरी जैसी है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस मामले के रूट तक चलते हैं। 12 साल। एक बार जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा समय बिल्कुल नहीं है। इस एग्जॉस्टिंग लीगल डिस्प्यूट को पूरी तरह सुलझाने में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। एक इंसान अपने हक के लिए लगातार दिन रात सरकारी फाइल्स और कोर्ट रूम्स के चक्कर लगाता रहा। और इस पूरे विवाद की शुरुआत एक बहुत बड़ी गलतफहमी से हुई। सरकारी रिकॉर्ड्स में इस जमीन को बहुत ही कैजुअली सिर्फ एक आम एग्रीकल्चरल फील्ड यानी खाली खेत बता दिया गया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही अलग थी। वहां एक्चुअली एक मल्टी करोड़ टायर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चल रही थी और वहां एक प्रॉपर एयरप्लेन हैंगर भी मौजूद था। तो खेत और फैक्ट्री के बीच का ये ह्यूज डिफरेंस ही इस सारे झमाले की असली वजह था। सेक्शन 1 द हाईवे एंड द फैक्ट्री। शुरुआत में ये कानूनी प्रक्रिया इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि संभालने का मौका ही नहीं मिला। जुलाई 2010 में सेक्शन 3A के तहत जमीन अक्वायर करने का इरादा जाहिर किया गया। मई 2011 आते आते सेक्शन 3D लग गया और जमीन पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गई, यानी ओरिजिनल ओनर के अधिकार वहीं खत्म। फिर अचानक जुलाई 2012 में इनिशियल मुआवजा भी तय कर दिया गया। कागजों पर सब कुछ लिटरली बुलेट ट्रेन की स्पीड से निपटा लिया गया। सेक्शन 2 इवैल्यूएटिंग द रीलोकेशन कॉस्ट्स। यहाँ दिलचस्प बात ये आती है कि सरकारी रिकॉर्ड्स खुद साफ तौर पर ये मानते थे कि उस जगह से भारी प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग्स और उस एयरवेज हैंगर को शिफ्ट करने की सख्त जरूरत थी। ये सिर्फ मिट्टी हटाने या खेत खाली करने का काम तो था नहीं, ये एक मैसिव इंडस्ट्रियल रीलोकेशन प्रोजेक्ट था जिसमें करोड़ों लगने वाले थे। अब इस शुरुआती मुआवजे के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। कुल अमाउंट करीब 21.84 करोड़ रुपए तय हुआ था। पर इसमें छुपी हुई सबसे बड़ी डिटेल ये है कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 18.01 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री रीलोकेशन के लिए रखा गया था। जमीन की अपनी कीमत तो इसके आगे बिल्कुल नामात्र थी। अथॉरिटी ने रीलोकेशन का खर्च तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या वक्त पर पैसे दिए? जी नहीं। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। सेक्शन 3 द आर्बिट्रेशन मैरी गो राउंड। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही लंबा ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर। अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर ने फाइनल फैसला लेने के बजाय केस को बार बार रिमांड कर दिया, मतलब बिना सॉल्यूशन के केस को वापस अथॉरिटीज के पास ही भेजते रहे। कोर्ट्स ने बाद में पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिटरली त्याग दिया गया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, आर्बिट्रेटर ने कंप्लीटली गैर कानूनी तरीके से उल्टा जमीन मालिक के खिलाफ ही एक FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए सिस्टम का ये रवैया कितना थका देने वाला हो सकता है, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। सेक्शन 4 डिफाइनिंग पेटेंट इलीगैलिटी। कानूनी भाषा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पेटेंट इलीगैलिटी। आर्बिट्रेशन एक्ट का सेक्शन 34 जजेस को कोई फ्री पास नहीं देता कि वो जब चाहें किसी अवार्ड को अपने हिसाब से दोबारा लिख दें। ये स्ट्रिक्ट रूल सिर्फ तभी लागू होता है जब कोई ऐसी टेक्निकल या लीगल गलती हो जो केस की जड़ यानी रूट तक जाती हो। सिर्फ लॉ का थोड़ा बहुत एरोनियस एप्लीकेशन होना काफी नहीं है, गलती बिल्कुल फंडामेंटल और सीरियस होनी चाहिए। इस पॉइंट को और डीपली समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट बिल्डर्स वर्सेस DDA केस के लैंडमार्क जजमेंट को देखते हैं। इसमें एकदम क्लियर स्टैंड लिया गया था कि कानूनी गलती मामले की जड़ तक जानी चाहिए। अवार्ड तभी सेटिसाइड या रद्द किया जा सकता है जब वो इतना अनफेयर और अनरीजनेबल हो कि वो टोटली कोर्ट की कॉन्शियंस को झकझोर दे। इस स्पेसिफिक केस में बिना फैसला किए केस को एंडलेस लूप में घुमाना और जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर सीधे FIR ऑर्डर कर देना, ये वाकई में चौंकाने वाला और पेटेंट इलीगैलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। सेक्शन 5 2013 कंपनसेशन एक्ट। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाईवे अथॉरिटी ने 31 दिसंबर 2014 तक मुआवजे का एक सिंगल पैसा भी डिपॉजिट नहीं किया और उनकी इस एक डिले ने नए और फार मोर जेनरस कानून राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट 2013 को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर दिया। उन्हें लगा होगा कि डिले करने से उनका फायदा होगा, पर इस एक छोटी सी प्रोसीजरल गलती की वजह से पूरा गेम ही बदल गया। सेक्शन 6 द फाइनल लैंडमार्क वर्डिक्ट। और अंत में आता है फाइनल आंकड़ा 43 करोड़ 69 लाख 10,598 रुपीज।
ये बिल्कुल एक मैसिव कंपाउंडेड विक्ट्री थी, क्योंकि पुराने अवार्ड के पैसे वक्त पर जमा नहीं हुए थे, इसलिए 2013 एक्ट के तहत कोर्ट ने 100% सॉलिट्यूम यानी उतनी ही अमाउंट एज अतिरिक्त राहत का आदेश दिया। इसके चलते कॉम्पेंसेशन प्रैक्टिकली डबल हो गया। लेकिन स्टेट पर आने वाला फाइनेंशियल झटका यहाँ खत्म नहीं होता। कोर्ट ने इस टोटल बढ़ी हुई रकम पर 1 जनवरी 2015 से 9% इंटरेस्ट पेनल्टी भी थोप दी। एक बार इसका हिसाब लगाइए, सरकारी विभागों की इंटरनल देरी और आर्बिट्रेशन का इस तरह गलत इस्तेमाल करना अंततः उन्हीं के लिए कितना भारी पड़ा। ये उनके फंड्स पर एक बहुत बड़ी और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस लंबी ब्यूरोक्रेटिक देरी की ऐसी भारी आर्थिक कीमत चुकाने के बाद क्या अथॉरिटीज आम नागरिकों के जमीन अधिग्रहण को हैंडल करने का अपना रवैया बदलेंगी? क्या अब सिस्टम फेयर कॉम्पेंसेशन को लेकर थोड़ा तेज और ट्रांसपेरेंट होगा? ये वाकई आगे देखने वाली बात होगी। आज की इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस लीगल डीप डाइव से इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर बिल्कुल पूरी क्लैरिटी आई होगी।